Hello and welcome back dear Falconers into the learning platform of Falcon Nursing Classes. As you know कि so far हमने 10 लेक्चर जो है रिगार्डिंग आवर MCQ सीरीज वो डिस्कस किए। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 होने जा रहा है, ठीक है। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, द नर्स इज चेकिंग द क्लाइंट सेंट्रल वीनस प्रेशर। द नर्स शुड प्लेस द जीरो ऑफ द मोनोमीटर एट द, एक नर्स जो है वो मॉनिटर कर रही है, चेक कर रही है क्लाइंट का सेंट्रल वीनस प्रेशर। जो जीरो ऑफ द मोनोमीटर है वो कहाँ पे प्लेस करना है। देखिए, एज यू नो कि जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो हम मेजर करते हैं बाय सेंट्रल वीनस कैथेटर, ठीक है। सेंट्रल वीनस कैथेटर से हम सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटर करते हैं और हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग करते हैं। इंडिविजुअल की किसी इंडिविजुअल को कुछ ड्रग्स वगैरह एडमिनिस्टर करते हैं वो भी थ्रू सेंट्रल वीनस कैथेटर करते हैं। एज फॉर इंस्टेंस TPN हम थ्रू सेंट्रल वीनस कैथेटर देते हैं बिकॉज उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है, या कुछ नॉक्शियस ड्रग्स होते हैं लाइक द कीमोथेरापेटिक ड्रग्स वो हम थ्रू सेंट्रल लाइन एडमिनिस्टर करते हैं और सेंट्रल वीनस कैथेटर के थ्रू देते हैं। इन एडिशन टू दैट जो सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है वो भी हम मेजर करते हैं थ्रू सेंट्रल वीनस कैथेटर। और ये जो सेंट्रल वीनस कैथेटर होता है ये हम इंसर्ट करते हैं इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पता ही है। अब मल्टीपल वीन्स का हम यूज करते हैं फॉर द इंसर्शन ऑफ दिस सेंट्रल वीनस कैथेटर। या तो हम मोस्ट कॉमनली जो वेन यूज करते हैं दैट वी कॉल एज द सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन वेन ही हम यूज क्यों करते हैं, बिकॉज सबक्लेवियन वेन के थ्रू जब हम अप्रोच करते हैं या जब हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं तो देयर आर द मिनिमल चांसेस होते हैं ऑफ इन्फेक्शन। दैट इज द रीजन के थ्रू द सबक्लेवियन वेन हम इंसर्शन करते हैं ऑफ सेंट्रल वेनस कैथेटर। एक ऐसी कंडीशन है जहां पे हम सबक्लेवियन जो है वेन उसका यूज नहीं करते हैं, दैट इज द अगर किसी पेशेंट को कुछ कोगुलोपैथी होगी, ठीक है, और कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर होगा। तो कोगुलेशन डिसऑर्डर में पेशेंट को चांसेस है कि उसको ब्लीड हो सकता है। अगर हम सबक्लेवियन वेन का यूज करेंगे तो ब्लीड अगर होगा ऐसी सिचुएशन में वो ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। दैट इज़ द रीज़न कि अगर कोगुलोपैथी एक इंडिविजुअल को होगी वहाँ पे हम सबक्लेवियन वेन जो है उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो वहाँ पे कौन सा यूज़ करते हैं, अगर पूछा जाएगा कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन ऑफ पॉइंट के लिए हम कौन सी वेन यूज़ करते हैं, वी मेक यूज़ ऑफ सबक्लेवियन वेन। वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। मैक्सिमम किस में होते हैं इन्फेक्शन के चांसेस, दैट इज़ द फीमोरल वेन, ठीक है। और फीमोरल वेन का जब हम यूज़ करते हैं जो साइट होती है इंग्वाइनल रीजन, वहाँ पे चांसेस ऑफ हेमाटोमा फॉर्मेशन भी ज़्यादा होती है, प्लस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन भी ज़्यादा होती है। फीमोरल वेन हम लीस्ट प्रेफर्ड यूज़ करते हैं। बट अगर किसी इंडिविजुअल में कोगुलोपैथी होगी वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फीमोरल वेन का। अगर एक्यूरेसी का पूछा जाएगा कि कौन सी वेन हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें मैक्सिमम चांसेस ऑफ एक्यूरेसी है, दैट इज़ द जुगुलर वेन, ठीक है। जुगुलर वेन में मैक्सिमम चांसेस ऑफ एक्यूरेसी होते हैं, ठीक। तो ये तो हुए तीन चीज़ें। मोस्टली हम सबक्लेवियन वेन का यूज़ करते हैं, देन लीस्ट यूज़ करते हैं ऑफ फीमोरल वेन। इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा होते हैं फीमोरल वेन में, सबक्लेवियन में कम होते हैं। अगर ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो जुगुलर वेन, और कोगुलोपैथी में हम फीमोरल वेन का यूज़ करते हैं। नाउ अगर इंसर्शन का पूछा जाएगा कि इंसर्शन में कौन कौन सी चीज़ें हमें अंडर कंसिडरेशन लेनी है, ठीक है। एक तो पोजीशन का पूछा जा सकता है कि कौन सी पोजीशन में हम एक इंडिविजुअल को जो है सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्ट करते हैं। अगर पेशेंट को जुगुलर या सबक्लेवियन और जुगुलर वेन में ये कैथेटर इंसर्ट करेंगे, देन जो पोजीशन रहेगी पेशेंट की दैट इज द ट्रांडलनबर्गस पोजीशन, ठीक है। ट्रांडलनबर्गस पोजीशन में हम इंसर्ट करते हैं अगर इन दो वेन्स में हम ये इंसर्ट करेंगे। अगर फीमोरल वेन में करेंगे तो कॉमन सेंस है कि पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन देंगे, ठीक। देन एक और चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है कि जो कैथेटर होता है, ठीक है, ये किस एंगल पे हम इंसर्ट करते हैं, तो 45 डिग्री पे हम ये कैथेटर जो है एक इंडिविजुअल में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक। ये तो हुआ कि जब हम एक इंडिविजुअल का जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो इन्वेसिवली जो है वो मॉनिटर करते हैं। नाउ देयर इज आल्सो ए नॉन इन्वेसिव अप्रोच, ठीक है, जिससे हम एक इंडिविजुअल का सेंट्रल वीनस प्रेशर मेजर करते हैं। और
उसमें क्या करते हैं हम एक्चुअली जो है एक इंडिविजुअल का हम जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन दैट इज द ईजेवी का प्रेशर हम मेजर करते हैं, वो हम फिर कोरिलेट करते हैं और इक्वेट करते हैं विद द सेंट्रल वेनस प्रेशर। दैट मीन्स कि जो ईजेवी में प्रेशर होगा वही प्रेशर हम कंसिडर करते हैं फिर एक इंडिविजुअल को राइट एट्रियम में होगा। सो ईजेवी को मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को हम सुपाइन पोजीशन देते हैं, ठीक है। सुपाइन पोजीशन में जब ऐसे इंडिविजुअल को रखते हैं, देन आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, जो एक इंडिविजुअल का एज फॉर इंस्टेंस दिस इज द चेस्ट कैविटी, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल का स्टर्नम है, राइट। जो स्टर्नम का टॉप पोर्शन होता है, यू नो कि इसको हम बोलते हैं स्टर्नल नॉच। देन जो अपर पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज द मेनिब्रियम, और जो इसका लोअर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द बॉडी, ठीक है। और जो ये टिप होता है दैट इज द जीफॉइड स्टर्नम और जीफॉइड प्रोसेस। देखिए जो ये पोर्शन होता है, जो ये पार्ट होता है बिटवीन द मेनिब्रम एंड द बॉडी, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ लुइस, दैट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ लुइस, ठीक है। सो एंगल ऑफ लुइस की इंपॉर्टेंस क्या है इन केस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द सीवीपी। एंगल ऑफ लुइस पे हम स्केल रखते हैं, राइट। और यहाँ से जो ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन आती है फ्रॉम द हेड, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक स्केल को यहाँ एंगल ऑफ लुइस पे रख देते हैं। देन एक और स्केल हम लेते हैं, फर्स्ट स्केल को हम हॉरिजॉन्टली रखते हैं, और सेकंड स्केल को हम कनेक्ट करते हैं टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन एक्सटर्नल जुगुलर वेन। जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन का हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां पे हम इसको रखते हैं। जो यहाँ पे एज फॉर इंस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस आई 3 सेंटीमीटर, और जो भी डिस्टेंस आएगी सेंटीमीटर्स में उसको ऐड करते हैं बाय 5। एज फॉर इंस्टेंस यहाँ तक आए हमें 3 सेंटीमीटर, उसको फिर ऐड करेंगे 5 सेंटीमीटर, दैट इज 8 सेंटीमीटर। और इट सिंपली मीन्स कि जो इसका ईजेवी है दैट इज 8 सेंटीमीटर, और जो इसका सेंट्रल वीनस प्रेशर है दैट इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर। और वी कैन से जो राइट एट्रियम में इसका प्रेशर है दैट इज द 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। सेंट्रल वेनस प्रेशर को हम दो मेजर्स लेते हैं, या तो हम सेंटीमीटर ऑफ वाटर थ्रू मॉनिटर करते हैं और इन द mmHg, ठीक है। अगर नॉन इन्वेसिव मेथड से हम करेंगे एज आई टोल्ड यू, तो वहां पे हम सेंटीमीटर ऑफ वाटर लेते हैं। अगर इन्वेसिवली करेंगे वहां पे हम mmHg में लेते हैं। सो न्यूमेरिकल डेटा का पूछा जाएगा सेंटीमीटर ऑफ वाटर में 0 to 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर नॉर्मल रेंज है ऑफ सीवीपी, ठीक है, एंड 8 to 12 mmHg अगर इन केस ऑफ mmHg हम ये मेजर करेंगे। ये बनते हैं नॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ सेंट्रल वेनस प्रेशर। देखिए बात हुई एंगल ऑफ लुइस की, तो एंगल ऑफ लुइस जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्किंग बनती है। अगर लोकेशन पूछा जाएगा एंगल ऑफ लुइस का विद रेस्पेक्ट टू द वर्टेब्रल कॉलम, तो ये T4 to T5 लेवल पे होता है। जो वर्टेब्रे होती है T4 एंड T5, वहाँ उस लेवल पे ये एंगल ऑफ लुइस होता है। अब एंगल ऑफ लुइस की इंपॉर्टेंस क्या है, मेडिकल साइंस में बहुत से टाइम्स ये पूछा गया है कि एंगल ऑफ लुइस की इंपॉर्टेंस क्या है डिफरेंट क्वेश्चंस में। सो देयर आर मल्टीपल इंपॉर्टेंसेस ऑफ एंगल ऑफ लुइस। तो विद रेस्पेक्ट टू वर्टेब्रल कॉलम हमने देखा कि T4 T5 लेवल पे है, ठीक है। देन अगर विद रेस्पेक्ट टू रिब्स हम देखेंगे, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू रिब्स ये आता है सेकंड रिब पे। जो सेकंड रिब है, सेकंड रिब की लेवल पे आता है एंगल ऑफ लुइस। देन जो आयोटा होती है हार्ट की, ठीक है, जो उसका आर्च होता है, आर्च ऑफ आयोटा ऐसे होती है, ठीक। सो ये जो आर्च ऑफ आयोटा है वो बिगिन करती है फ्रॉम द एंगल ऑफ लुइस और एंड अप भी करती है फ्रॉम द एंगल ऑफ लुइस, ठीक है। आर्च ऑफ आयोटा इज द कर्व ऑफ आयोटा। सो जहां से ये आर स्टार्ट होती है देन एंड भी उसी लेवल पे होती है, दिस इज द आर्च ऑफ आयोटा। ये आर्च ऑफ आयोटा भी एंगल ऑफ लुइस के पास ही एग्जिस्ट होती है। देन जो ट्रेकिया होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया भी बाइफरकेट होता है एट एंगल ऑफ लुइस। जो एंगल ऑफ लुइस होता है वहां पे ट्रेकिया बाइफरकेट होता है इन राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। देन
जो पल्मोनरी ट्रंक होता है, पल्मोनरी ट्रंक भी बाइफरकेट होता है एट एंगल ऑफ लुईस। सो फर्स्ट थिंग इज कि सेकंड रिब की लेवल पे होता है एंगल ऑफ लुईस। सेकंड इज कि जो आर्च ऑफ अयोर्टा है वो बिगिन भी यहाँ से होती है, एंड भी यहाँ पे होती है। देन जो ट्रैकिया होता है वो बाइफरकेट होता है एट एंगल ऑफ लुईस, और पल्मोनरी ट्रंक जो है वो भी बाइफरकेट होता है एट द एंगल ऑफ लुईस। वन मोर थिंग इज जो लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है, ठीक है, जो लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है एट द एंगल ऑफ लुईस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की? अगर इसकी इंजरी होती है, मोस्टली जब हम एक इंडिविजुअल को लेरिंजेक्टोमी करते हैं एज फॉर इंस्टेंस लेरिंजियल कार्सिनोमा, सो जब इसकी इंजरी होती है तो इंडिविजुअल जो है उसकी स्पीच प्रोडक्शन नहीं होती है एंड इंडिविजुअल बिकम्स अनेबल टू स्पीक जब रिकरेंट लेरिंजियल नर्व डैमेज हो जाती है, ठीक है, पूछा गया है। देन जो एजाइगस वेन्स होती है, एजाइगस वेन्स क्या करती है? एजाइगस वेन्स कैरी करती है ब्लड, वीनस ब्लड फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड द एब्डोमेन, वो भी अराइज होती है कहाँ पे? एट द एंगल ऑफ लुईस। देन जो कार्डियक प्लेक्सस होता है, कार्डियक प्लेक्सस दैट इज द बंच ऑफ नर्व्स जो कार्डियक सिस्टम को और हार्ट को सप्लाई करती है, वो भी यहाँ पे अराइज होता है। देन जो थोरैसिक डक्ट होता है, थोरैसिक डक्ट, थोरैसिक डक्ट क्या करता है? ये लिम्फेटिक जो फ्लूइड है, लिम्फ जो है उसको कलेक्ट करता है और एम्प्टी करता है इन लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। सो ये जो पोर्शंस है, ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये एंगल ऑफ लुईस पे प्रेजेंट होते हैं। वन इज द सेकंड इंटरकोस्टल रिब, देन पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, देन थोरैसिक डक्ट, एजाइगस और दिस कार्डियक प्लेक्सस, ठीक है। सो अब ये जो डिफरेंट रीजन्स है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो है जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनको मेमोराइज करने के लिए हम एक न्यूमोनिक याद रखेंगे सो दैट कि ये हमारे लिए इजी होगा मेमोराइज कर देना। सो द न्यूमोनिक इज रेड प्लांट, ठीक है, न्यूमोनिक इज रेड प्लांट, दैट इज रिब सेकंड। देन A stands for arch of aorta, ठीक है, then T stands for trachea bifurcatus, then P means pulmonary trunk bifurcatus, then laryngeal nerve, ठीक है, जो रिकरेंट लेफ्ट रिकरेंट laryngeal nerve है वो भी यहाँ से अराइज हो जाती है। देन एजाइगस वेनस, देन नर्वस और कार्डियक प्लेक्सस, एंड T means the thoracic duct empties into the लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। ये तो हुई इंपॉर्टेंस ऑफ एंगल ऑफ लुईस। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो सेंट्रल वेनस प्रेशर है वो कहाँ से मॉनिटर करेगी, जो जीरो ऑफ द मानोमीटर है वो कहाँ पे प्लेस करना है। देखिए जब भी एक इंडिविजुअल को सेंट्रल वेनस मॉनिटरिंग करनी होती है तो हम वहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हैं, और सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे हम एक मानोमीटर का यूज़ करते हैं। सो पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजिशन में है और सेमी फॉलोअर्स पोजिशन में है, ठीक है, मोस्टली हम प्रेफर करते हैं फॉर मॉनिटरिंग ऑफ सीवीपी सुपाइन पोजिशन एक इंडिविजुअल की। अब अगर एक इंडिविजुअल जो है वो सुपाइन पोजिशन में है, एज फॉर इंस्टेंस दिस इज द पोजिशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है, ये हेड एंड है पेशेंट का एंड दिस इज द फुट एंड। तो जो ट्रांसड्यूसर होता है और जो मानोमीटर होता है वो हम कहाँ पे रखते हैं? दैट इज प्लेस्ड ऑन द फेल्बोस्टैटिक एक्सिस। नाउ फेल्बोस्टैटिक एक्सिस क्या होती है? जो इस इंडिविजुअल का जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम की लेवल पे हम ये प्लेस करते हैं जीरो ऑफ द मानोमीटर, जो जीरो रीडिंग होती है मानोमीटर की और ट्रांसड्यूसर की, वो हम प्लेस करते हैं कहाँ पे? राइट एट्रियम की लेवल पे। जो ये राइट एट्रियम की लेवल होती है वी कॉल इट एज फेल्बोस्टैटिक एक्सिस। अब एनाटॉमिकली हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे ये फेल्बोस्टैटिक एक्सिस कहाँ पे होती है? देखिए जो इंडिविजुअल होगा जिसको सीवीपी मेजर
करना होगा हमें, जो इसका एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट होगा, चेस्ट का जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होगा, दैट मीन्स द आगे वाला साइड ऑफ द चेस्ट और पीछे वाला साइड, इसका जो मिड आएगा, मिड ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट, जो इसका सेंटर आएगा। सो ऑब्वियसली अगर हमें देखेंगे कि हमारे चेस्ट का एंटीरियर पोस्टीरियर का मिड क्या आता है, सो इट इज ऑब्वियसली द मिड ऑक्सिलरी रीजन। ठीक है, मिड ऑक्सिलरी रीजन जो एक्जिला है, एक्जिला का मिड रीजन। ठीक, वो क्या बनेगा, दैट इज द सेंटर और मिड पोर्शन ऑफ एपी डायमीटर ऑफ द चेस्ट। वहां पे कौन सी लेवल पे, एट द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक, जो मिड ऑक्सिलरी रीजन होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है, वहां से फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जो रीजन आता है दैट इज कॉल्ड एज द फेल्बोस्टैटिक एक्सिस। फेल्बोस्टैटिक एक्सिस पे हमें क्या रखना होता है, जीरो ऑफ द मानोमीटर। उसके बाद हमें सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है वो मॉनिटर करना है। देन रिमेनिंग ऑप्शंस की बात करेंगे, देन पीएमआई इज दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्सिविटी। सो सिंपली अगर हम देखेंगे तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम इम्पल्सिविटी होती है हार्ट को। सो ऑब्वियसली इट इज द एपेक्स ऑफ द हार्ट। एपेक्स ऑफ द हार्ट जो है वो लाई करता है लेफ्ट साइड में, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे ऑफ मिड क्लेविकुलर लाइन। सो लेफ्ट साइड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर region, that is the point of maximum impulsivity. Then Arbus point और tail of Spence। देखिए Arbus point को हमें अंडरस्टैंड करने के लिए जो रिमेनिंग चीज़ें हैं, जो रिमेनिंग एरियाज है हार्ट के, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनके बारे में पूछा जाता है, वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे हमें कभी पूछते हैं कि आयोटिक एरिया कहाँ पे लोकेटेड है, पल्मोनिक एरिया कहाँ पे लोकेटेड है, लाइकवाइज अर्बस पॉइंट पर कहाँ पे है, ट्राइकस्पिड एरिया या बाइकस्पिड एरिया कहाँ पे लोकेटेड है। सो इस चीज़ को याद रखने के लिए हमें क्या करना है, लेट अस अज्यूम कि ये एक इंडिविजुअल जो है इसकी चेस्ट कैविटी है, राइट, दिस इज द स्टर्नम। ठीक, देन देयर लाइज द हार्ट। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे हार्ट है। सो आयोटिक एरिया जो होता है, आयोटिक एरिया देखिए जब यहाँ से आयोटा निकलती है ये टर्न होती है टुवर्ड्स द राइट, दिस विल बी द राइट साइड एंड दिस विल बी द लेफ्ट साइड। सो ऑब्वियसली अगर हमें आयोटिक एरिया के ऊपर साउंड देखनी होगी, देन व्हाट विल बी द एरिया, इट विल बी द राइट साइड, राइट साइड ऑफ द स्टर्नम। देन अगर ये राइट साइड ऑफ द स्टर्नम होगा तो कौन सी लोकेशन होगी, लोकेशन विल बी सेकंड आईसीएस, दैट इज द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, राइट। अब यहाँ पे हमने आयोटिक का देखा, आयोटिक एरिया को अगर हमें पैल्पेट करना हो तो दिस विल बी द राइट बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। अब अगर पल्मोनिक का देखना हो, ठीक है, ये तो हुआ आयोटिक। अगर पल्मोनिक एरिया हमें पैल्पेट करना हो, सो दिस विल बी लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम, और जो लोकेशन होगी दैट विल बी द सेम, दैट इज द सेकंड आईसीएस और लेफ्ट ऑफ स्टर्नम। देन कम्स द अर्बस पॉइंट। ठीक है, अर्बस पॉइंट कहाँ पे होगा, अर्बस पॉइंट विल बी एट थर्ड आईसीएस, लेफ्ट साइड में ही क्या होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। देन ट्राइकस्पिड area, tricuspid area will be same, left of the sternum, fourth ICS. Then comes the bicuspid or mitral area, that will be on the same left side, fifth intercostal space. So simply आपको याद रखना है कि जो aortic area है सिर्फ वो राइट ऑफ द स्टर्नम पे आता है ऑन द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। देन पल्मोनिक आता है लेफ्ट साइड में, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। अर्बस आता है थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। सो याद कैसे रखोगे, अगर ई को उल्टा करेंगे तो ये 3 बनेगा, सिंपल है। देन ट्राइकस्पिड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस
और mitral और bicuspid fifth intercostal space. Then comes the tail of Spence. देखिए tail of Spence क्या होती है, अगर एक जो यूजुअली ये डेवलप होती है फीमेल्स में, ठीक है, देयर वाज ए साइंटिस्ट दैट वाज कॉल्ड एज द थॉमस स्पेंस, उसी ने ही ये टर्म दी है टेल ऑफ स्पेंस. तो होता क्या है इसमें टेल ऑफ स्पेंस में, अगर कोई फीमेल क्लाइंट होती है, फीमेल क्लाइंट का जो ब्रेस्ट होता है, ठीक है, जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट में कभी कभार क्या होता है, जो एडिपोज टिश्यू होता है वो रन करता है, ठीक है, और वी कैन से कि वो डिस्प्लेस होता है सुपीरियोलेटरली, सुपीरियोलेटरली वो डिस्प्लेस होता है. जो एडिपोज टिश्यू होता है इन ब्रेस्ट, sometimes it displaces superiorlaterally, that means कि towards the head and on the lateral side of the body, किसी रीजन से ये क्या होता है, ये डिस्प्लेस होता है, that we call as the, so यहाँ पे इसने एक टेल सी बनाई, that we called as the tail of the Spence. tail of Spence क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट था that was called as Thomas Spence, उसने ये टर्म दी, that is called as the tail of Spence. so यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा phallostatic axis. Second question is the physician orders lisinopril. Lisinopril, as you know, it is ACE inhibitor. Already पढ़ा है आप लोगों को. Then and furosemide. Furosemide is lobe diuretic. To be administered concomitantly. Concomitantly means simultaneously. ठीक है. Simultaneously एक इंडिविजुअल जो है उसको फिजिशियन ने ऑर्डर किया है, और इंडिविजुअल को क्या है, इंडिविजुअल इज हैविंग हाइपरटेंशन, द नर्स शुड क्वेश्चन द ऑर्डर एडमिनिस्टर मेडिकेशन एडमिनिस्टर सेपरेटली कॉन्टैक्ट द फार्मेसी. देखिए जब भी एक इंडिविजुअल हाइपरटेंशन का होता है, इसको हम ऐसे इंडिविजुअल को एस इनहिबिटर्स, यूजुअली इन केस ऑफ द सीवियर हाइपरटेंशन एस इनहिबिटर्स प्लस लूप डाययूरेटिक्स इन कॉम्बिनेशन जो है वो देते हैं, ठीक है. सो अगर किसी इंडिविजुअल को ऐसी प्रेस्क्रिप्शन होगी तो वहाँ पे हमें वो मेडिकेशन जो है वो एडमिनिस्टर करनी है. सो ऑप्शन बी विल बी रिमेन द राइट ऑप्शन. देन द बेस्ट मेथड फॉर इवेलुएटिंग द अमाउंट ऑफ पेरिफेरल एडिमा इज, ठीक है. सो बेस्ट मेथड कौन सा है फॉर इवेलुएटिंग द अमाउंट ऑफ पेरिफेरल एडिमा? वेइंग द क्लाइंट डेली, मेजरिंग द एक्सट्रीमिटी, मेजरिंग द इनटेक एंड आउटपुट, चेकिंग फॉर पेटिंग. देखिए एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर किसी भी इंडिविजुअल में हमें एडिमा को जो है वो मेजर करना हो और मॉनिटर करना हो, सबसे पहली प्रायोरिटी पे जाएगा डेली वेट, देन सेकंड प्रायोरिटी जो है, सेकंड प्रायोरिटी पे जाएगा इनटेक एंड आउटपुट ऑफ एन इंडिविजुअल. बट हियर इज द टर्म दैट इज द पेरिफेरल. सो अगर किसी इंडिविजुअल का हमें पेरिफेरल एडिमा जो है वो मेजर करना है, ठीक है, हैंड्स का करना है, फीट्स का करना है और लेग्स का करना है. सो वहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट क्या जाएगा, वहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट जाएगा कि हम मेजर करेंगे इसकी एक्सट्रीमिटीज को, वहाँ पे हमें पता चलेगी कि जो एक्सटेंट है एडिमा का वो कितना है. देन A client with vaginal cancer is being treated with a radioactive vaginal implant. ठीक है. The client's husband asks the nurse if he can spend the night with his wife. The nurse should explain that. ठीक है. एक female client है that's having the vaginal cancer is being treated with radioactive vaginal implant. ठीक है. Vaginal implant लगा है. Now the client asks the nurse if he can spend the night with his wife. The nurse should explain that. सो हमने ऑलरेडी बोल के रखा है कि जिस भी किसी फीमेल क्लाइंट को वेजिनल इम्प्लांट लगा होगा तो वहाँ पे क्या केयर बनती है, लाइक कि जब भी हम अप्रोच करेंगे उसके रूम में वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ द लेड एप्रन. ठीक है. वहाँ पे जो डिस्टेंस है, अगर अटेंडेंट्स वहाँ पे उन्होंने विजिट किया है तो 6 फीट की डिस्टेंस रहनी चाहिए वहाँ पे. देन अगर डिस्प्लेस हुआ है तो, या अगर फॉल हुआ है तो विथ सम इंस्ट्रूमेंट दैट्स हैविंग द लार्ज हैंडल वो वहाँ से डिस्कार्ड करना है. ठीक है. जो हजार्डस बिन है इसमें डाल देना है. देन जो वहाँ पे केयर हम प्रोवाइड करते हैं ऐसे इंडिविजुअल को दैट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 30 मिनट्स, और जो अटेंडेंस का विजिट है वो भी वहाँ पे 30 मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए. प्लस
जिस भी इंडिविजुअल को कोई भी इन्फेक्शन होगा, कम्युनिकेबल इन्फेक्शन, उसको वहाँ अलाउ नहीं करना है। देन overnight stays by family members is against the hospital policy. There is no need for him to stay because staffing is adequate. His wife will rest much better knowing that he is at home. Visitation is limited to 30 minutes when the implant is in place. So this will remain the right option. Then the nurse is caring for a client hospitalized with facial stroke. एक इंडिविजुअल जो है, एक क्लाइंट जो है, उसकी केयर प्रोवाइड करती है एक नर्स, और क्लाइंट जो है वो एडमिटेड है इन द हॉस्पिटल विद फेशियल स्ट्रोक, ठीक है। विच डाइट सिलेक्शन वुड बी सूटेड टू द क्लाइंट। सो जिस भी क्लाइंट को स्ट्रोक होता है, दैट इंडिविजुअल विल डेवलप सम सॉर्ट ऑफ पैरालिसिस और देयर ऑकर्स द मसल वीकनेस, ठीक है। सो अगर मसल वीकनेस है, सो ऑब्वियसली ये जो इंडिविजुअल है ना तो ये च्यू कर पाएगा प्रॉपरली, plus that individual is having dysphagia. That means कि that individual is having difficulty in swallowing, ठीक है। सो अगर किसी इंडिविजुअल को फेशियल पैरालिसिस है, दैट इंडिविजुअल विल हैविंग वीक फेशियल मसल्स, ऐसे इंडिविजुअल को चिविंग में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और ऐसे इंडिविजुअल को डिस्पेजिया होगा। सो उसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ऐसे इंडिविजुअल को या तो लिक्विड डाइट प्रोवाइड करनी है, अगर सॉलिड देंगे तो सेमी सॉलिड देनी है, ठीक है। हार्ड डाइट जो है वो ऐसे इंडिविजुअल को नहीं देनी है, क्योंकि ना तो ये इंडिविजुअल च्यू कर पाएगा ऐसी डाइट को, ना ही ये इसको प्रॉपरली स्वैलो कर पाएगा। देन ऑप्शन ए की बात करेंगे, बीफ सैंडविच, ठीक है, ये हार्ड में आएगा। देन मैश्ड पोटैटोज एंड pudding एंड मिल्क, दिस विल कम एज द सेमी सॉलिड डाइट। देन टोमेटो सूप, ठीक है, सेमी सॉलिड है, बट चीज टोस्ट जो है दैट इज हार्ड। देन हैमबर्गर, बेक्ड बीन जो है दैट आर हार्ड। सो ऑप्शन बी जो है वो इसको फिट करता है। देन द फिजिशियन हैज प्रेस्क्राइब्ड नोवेलॉक insulin for a client with diabetes mellitus, which statement indicates that the client knows when the peak action of the insulin occurs, ठीक। सो एक फिजिशियन जो है उसने प्रेस्क्राइब किया है नोवेलॉक इंसुलिन। नोवेलॉक क्या है, दैट इज द रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है, विद डायबिटीज मेलाइटस। सो अगर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होगा विद इन द 10 to 15 मिनट जो है, ऐसे इंडिविजुअल जो है उसको फूड मिलना चाहिए, अदरवाइज दैट इंडिविजुअल कैन डेवलप द हाइपोग्लाइसीमिया। देन which statement indicates that the client knows when the peak action of the insulin occurs, ठीक है। सो किस स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा कि इंडिविजुअल को पता है कि विद इन 10 to 15 मिनट्स ये जो नोवालॉग है ये अपना पीक एक्शन दिखाएगा। आई विल मेक श्योर I eat breakfast within 10 minutes of taking my insulin. So obviously insulin इसको मिला है within 10 minutes इसने food लिया, तो there are minimal or no chances of hypoglycemia. So इससे पता चलेगा that individual has developed the knowledge regarding the same medication. Then the nurse is teaching basic infant care to a group of first time parents, ठीक है। एक नर्स जो है वो टीचिंग बेसिक इन्फेंट केयर टीचिंग देती है एक ग्रुप को ऑफ फर्स्ट टाइम पेरेंट्स। द नर्स should explain that the sponge bath is recommended for the first 2 weeks of the life, ठीक है। सो नर्स एक्सप्लेन करेगी दैट स्पंज बाथ जो है वो रिकमेंडेड होती है फॉर द फर्स्ट 2 weeks ऑफ लाइफ। क्यों रिकमेंड होती है, देखिए जब भी बेबी जो है वो बॉर्न होता है, ठीक है, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, एज यू नो कि कुछ पोर्शन उसको अटैच्ड होता है विथ नेवल, ठीक है। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको क्या होता है, वो जो कॉर्ड है दैट गेट्स ड्राइड, ठीक है। जब ये कॉर्ड ड्राई होती है, ठीक, प्लस इसकी नेक्रोसिस हो जाती है, देन अल्टीमेटली क्या होता है, ये डिटैच हो जाती है। सो अगर कोई बेबी होगा जिसको ये प्रोसेस कितने टाइम तक चलती है, मोस्टली फ्रॉम 1 to 2 और इन सम केसेस 3 weeks तक होता है। अगर हम ऐसे बच्चे को बात करेंगे इन प्लेस ऑफ की मतलब स्पंज बात देंगे, तो देयर आर द चांसेस कि ये जो कार्ड है ये वेट रह सकती है और इसको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि बच्चे को अप टू फर्स्ट 2 week स्पंज बात देते हैं, सो दैट कि ये कॉर्ड अच्छे से ड्राई हो जाए, इसकी नेक्रोसिस हो जाए और ये डिटैच हो जाएगी। सो ऑप्शन की बात करेंगे,
New parents need time to learn how to hold the baby. This is incorrect. The umbilical cord needs time to separate. This will fit better. Newborn skin is easily traumatized by washing. Washing से trauma नहीं होता है. अगर rubbing करेंगे then rubbing से trauma के chances हो सकते हैं. Chances of chilling the baby overweighs the benefits of bathing. So इसको हम warm water से भी और lukewarm water से भी overcome कर सकते हैं. ठीक. Then client with leukemia is receiving trimethoprim. After reviewing the client's chart, the physician orders leucovorin. ठीक है, that is the leucovorin calcium. The rationale for administering leucovorin calcium to the client receiving trimethoprim is, देखिए trimethoprim और MTX और methotrexate, ठीक है, सेम क्लास ऑफ ड्रग आते हैं, एंटीनियोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है. सो जब भी ये एक इंडिविजुअल को देते हैं, एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनसे क्या होता है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है. जब फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है, सो दे कैन डेवलप द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. सो वहां पे हम क्या देते हैं, वहां पे एज एंटीडोट देते हैं LCV, दैट इज द ल्यूकोवोरिन कैल्शियम. ल्यूकोवोरिन कैल्शियम क्या होता है, दैट इज द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फोलेट. ठीक है, जब ये मेटाबोलाइज होता है वहां से फॉलिक एसिड निकलता है. ठीक, जब फॉलिक एसिड निकलता है वहां से, सो ये इस मेथोट्रेक्सेट से और ट्राइमेथ्रेक्सेट से जो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है उसको ओवरकम करता है. दैट मीन्स कि ये एज एंटीडोट एक्ट करता है टू LCV एक्ट्स एज एंटीडोट टू MTX. ठीक है, मेथोट्रेक्सेट को एज एंटीडोट ये एक्ट करता है और रिवर्स करता है जिसकी टॉक्सिसिटी को, और एंटीगोनिस्ट एज एक्ट करता है. अगर ऑप्शन इसकी बात करेंगे, ट्रीट्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. जो LCV है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करता है. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट करता है, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ये ट्रीट नहीं कर सकता है. क्रिएट से साइनर्जिक इफेक्ट, क्या ये साइनर्जिक इफेक्ट क्रिएट करता है? नहीं, एंटीगोनास्टिक इफेक्ट क्रिएट करता है. नाउ साइनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, जब हमारे पास दो ड्रग्स होंगे और जो जो ड्रग्स होंगे उनका जो कंबाइनड इफेक्ट होगा, अगर वो इंडिविजुअली एक्ट करेंगे तो उनका कुछ मिनिमल इफेक्ट होगा, लेकिन जब हम इन कॉम्बिनेशन देंगे तो उनका एक सेम इफेक्ट होगा. ठीक है, एज फॉर इंस्टेंस हमने किसी इंडिविजुअल को NSAIDs दिए प्लस OPIDs दिए. ठीक, सो इंडिविजुअली भी ये क्या कर सकते थे, ये पेन रिड्यूस कर सकते थे, बट जब हमने इनको इन कॉम्बिनेशन दिया तो इनकी पेन रिडक्शन की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई. दैट इज कॉल्ड एज द साइनर्जिक इफेक्ट. देन ये भी नहीं आएगा. ठीक है, साइनर्जिज्म यहाँ पे नहीं होता है. देन इंक्रीज द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिलस. ठीक, तो न्यूट्रोफिलस पे LCV का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. रिवर्स ड्रग टॉक्सिसिटी एंड प्रिवेंट्स टिश्यू डैमेज. जो ड्रग टॉक्सिसिटी होती है विथ MTX और ट्राइमेथ्रेक्सेट, उसको रिड्यूस कर देता है LCV, दैट इज द ल्यूकोवोरिन कैल्शियम. सो ऑप्शन डी विल रिमेन द राइट ऑप्शन. Now next question is, 4-month-old is brought to the Well Baby Clinic for immunization. In addition to DPT and polio vaccine, the baby should receive. So एक 4-month-old, दैट मीन्स 16 वीक्स का एक बच्चा जो है उसको कहाँ पे लाया गया है, इन द वेल बेबी क्लिनिक फॉर इम्यूनाइजेशन. इन एडिशन टू DPT एंड पोलियो वैक्सीन, एक बच्चे को क्या मिलना चाहिए, हेपेटाइटर, मम्पस वैक्सीन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन और MMR. देखिए, जो मम्पस वैक्सीन और MMR होते हैं वो एट 9 मंथ्स ऑफ एज देते हैं. अभी बच्चा जो है वो बस 4 मंथ्स का है. ठीक है, सो ये दो एलिमिनेट हो गए. देन हेपेटाइटिस B जो है, हेपेटाइटिस B एट बर्थ मिलता है एक बेबी को. देन 1 मंथ पे मिलता है. देन 6 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट डोज. ठीक है, फर्स्ट डोज. सो जो रिमेनिंग रहता है दैट इज द हिब वैक्सीन. देन the physician has prescribed Nexium, that is the esomeprazole, for a client with erosive gastritis. The nurse should administer the medication. एक फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब किया है एस्मोप्रोजोल. एस्मोप्रोजोल इज PPI, दैट इज द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. सो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है और PPI होता है. सो इट सिंपली रिड्यूसेस द सिक्रीशन ऑफ
H पॉजिटिव आयन्स फ्रॉम द स्टोमक, ठीक है। जो पैराइटल सेल्स होती है स्टोमक की, वहां से H पॉजिटिव आयन्स निकलते हैं, ठीक है। वो जाके फिर HCl बनाते हैं। सो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं वो इनहिबिट करते हैं H पॉजिटिव आयन की सिक्रीशन उसको। सो उससे क्या होता है, फिर जो गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। सो एस्मोप्रोजोल और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे हम कॉमनली यूज करते हैं पेंटोप्राजोल, ठीक है, वो हमें कब एडमिनिस्टर करने चाहिए, ठीक है। एम्प्टी स्टोमक बेटर रहते हैं, एम्प्टी स्टोमक बेटर रहते हैं, और बिफोर द मील्स, ठीक, बिफोर मील्स, क्योंकि इन दो टाइम्स पे क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन होती है इनकी, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है जब स्टोमक जो है वो एम्प्टी होगा। सो 30 मिनट्स बिफोर द मील्स हमें ये एडमिनिस्टर करते हैं। विद मील, मील एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है इन ए सिंगल डोज एट द बेड टाइम पे भी एक इंडिविजुअल ने खाना खाया होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगी। 30 मिनट्स आफ्टर द मील्स तब भी चांसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन मिनिमम है। देन a client on a psychiatric unit is in uncontrolled rage and is threatening other clients and staff. What is the most appropriate action for the nurse to take? एक client जो है वो psychiatry unit में है and is in uncontrolled rage, ठीक है, और uncontrolled anger में है एक patient। देखिए अगर हाइपर एक्टिव होगा तो वहाँ पे हाइपर एक्टिव अगर यहाँ पे मेंशन किया होता तो वहाँ पे हमें क्या करना था, एक पेशेंट को जो है काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना था। देन बट यहाँ पे मेंशनड क्या है, दैट इज अनकंट्रोल्ड रेज, ठीक है, इसको अनकंट्रोल्ड एंगर है। सो देयर आर द चांसेस कि ये इंजरी कर सकता है क्लाइंट को या फिर स्टाफ को। सो वहाँ पे हमें ऐसे इंटरवेंशन लेने हैं जो एक इंडिविजुअल को काम डाउन कर सकते हैं। हमें कुछ सीडेटिव हिप्नोटिक्स का यूज करना है। मोस्ट कॉमनली हम क्या यूज करते हैं, वी मेक यूज ऑफ हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल हम एज सीडेटिव यूज करते हैं, ठीक है। ऑन प्रिस्क्रिप्शन हमें ये पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है सो दैट कि पेशेंट जो है वो काम डाउन हो जाए, ठीक। IM यूज कर सकते हैं एंड IV रूट के भी थ्रू हम ये दे सकते हैं, बट डाइल्यूटेड और स्लोली देना है। कॉल सिक्योरिटी फॉर असिस्टेंस एंड प्रिपेयर टू सीडिएट द क्लाइंट, ठीक है। सिक्योरिटी को कॉल करना है फॉर असिस्टेंस और सीडेट करने के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है। टेल द क्लाइंट टू काम डाउन, ठीक है। अनकंट्रोल्ड रेंज पे है तो वहाँ पे अगर हम इसको कुछ स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे या इंस्ट्रक्शन देंगे तो इसका जो एंगर है वो बढ़ जाएगा। टेल द क्लाइंट इफ़ ही कंटिन्यूज हिज बिहेवियर, ठीक है, यहाँ पे भी हम पेशेंट को कमांड दे रहे हैं तो एंगर बढ़ जाएगी। लीव द क्लाइंट अलोन अनटिल ही कॉम्स डाउन, अलोन इसको लीव नहीं करना है, उससे भी क्या होगा, उससे भी चांसेस है कि ये बाकी पेशेंट जो है उनको हार्म पहुंचा सकता है। देन when the nurse checks the fundus of the client on the first postpartum day, she notes that the fundus is firm, is at the level of the umbilicus and is displaced to the right, ठीक है। जब भी एक फीमेल का फंडस जो है उसको उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा टुवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है, राइट साइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फंडस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा जाता है। राइट साइड डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा फंडस का, ये सजेस्ट करेगा जो इसका यूरिनरी ब्लैडर है दैट इज फुल, ठीक है। सो जब भी हमें फंडल एग्जामिनेशन करनी होती है और ANC चेकअप करना होता है या PNC चेकअप करना होता है एक फीमेल का, तो पहले जो है पहले इस फीमेल को इंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर वाइडिंग, ठीक है, और एम्पटिंग द ब्लैडर। अगर एक फीमेल वाइड ना कर पाएंगे तो बिफोर द एग्जामिनेशन हम कैथेटराइजेशन परफॉर्म करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि जो इसका ब्लैडर होगा वो एम्प्टी होगा। अगर ब्लैडर फुल होगा तो जो फंडस है दैट विल डिस्प्लेस टुवर्ड्स द राइट साइड। चेक द क्लाइंट फॉर ब्लैडर डिस्टेंशन, हमें ब्लैडर डिस्टेंशन देखना है कि वहां पे अगर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से जो है ये फंडस जो है दैट इज टर्न टुवर्ड्स द राइट। देन client is admitted to the hospital with a temperature of 99.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, फेब्राइल है क्लाइंट, कंप्लेंट्स ऑफ ब्लड टिंज्ड हेमोप्टाइसिस, ठीक है, ब्लड टिंज्ड इसको हेमोप्टाइसिस हो रही है, ठीक है। देन फैटिग एंड नाइट स्वेटिंग, ठीक, तो ये क्या, जो ये सिम्टम्स है, जो ये क्लिनिकल पिक्चर है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं ट्यूबरकुलोसिस को। ट्यूबरकुलोसिस का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रहता है दैट इज द
हेमोप्टाइसिस, ठीक है, और ब्लड इंज्यूर्ड स्पुटम, ठीक, देन नाइट स्वेटिंग एंड प्रोडक्टिव कफ। Now, next question. The client is seen in the clinic for the treatment of migraine headache. The drug Imitrex, that is the sumatriptan succinate, is prescribed for the client. Which of the following in the client's history should be reported to the doctor? देखिए, जो सोमाट्रिप्टन है ये कंसिडर करते हैं हम एज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइग्रेन, ठीक है। नाउ अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। सो अगर प्रेजेंट टाइम्स की बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम्स में हम मोस्टली यूज करते हैं प्रोपेनोलॉल का फॉर मैनेजमेंट ऑफ द माइग्रेन हेडेक। नाउ दिस सोमेट्रिप्टन क्या करता है? सोमेट्रिप्टन जो है दिस कॉजेज द वेसो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वेसो कंस्ट्रक्शन करता है और देयर एग्जिस्ट द चांसेस कि इससे वेसोस्पाज्म भी होता है। एज यू नो कि इन केस ऑफ प्रिंस मेटल्स एंजाइना वहाँ पे क्या होता है? वेसोस्पाज्म होता है। सो अगर प्रिंस मेटल्स वाले एंजाइना वाले पेशेंट को हमने ये इमेट्रेक्स एडमिनिस्टर किया तो देयर एग्जिस्ट द चांसेस ऑफ इंक्रीज द वासोस्पाज्म, सो वहाँ पे ये कंट्राइंडिकेटेड बनेगा। देन client with suspected meningitis is admitted to the unit. The doctor is performing an assessment to determine the meningeal irritation and supinal nerve root inflammation. A positive Kernicus sign is charted if the nurse noted. देखिए, जब भी किसी इंडिविजुअल को मेनिंजाइटिस होती है वहाँ पे मेनिंजाइटिस के केस में दो साइनस प्रेजेंट हो सकते हैं। वन इज द कर्निक साइन, ठीक है, अनदर इज द ब्रूडजेंस्किस ब्रूडजेंस्किस साइन, ठीक। कर्निक साइन किसको बोलते हैं? ब्रूडजेंस्किस साइन किसको बोलते हैं? पेन ऑन फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नीज, जब फ्लेक्स करेंगे एक इंडिविजुअल के हिप को और इसके नी, ठीक है, जब इनकी फ्लेक्शन करेंगे दैट मीन्स कि ये हम टुवर्ड्स द बॉडी लेंगे, हाँ, टुवर्ड्स द बॉडी जब हम इनको ले जाएंगे, किसको? नी और हिप, ठीक है, और वी कैन से कि टुवर्ड्स द बैक अगर हम इनको ले जाएंगे, सो दिस विल कॉज द पेन, ठीक है। साइन को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज द कर्निकस साइन। अब याद कैसे रहेगा? नी जो है नी शुरू होता है बाय के और कर्निकस इज रिलेटेड टू द नी। ब्रूडजन के साइन में क्या होता है? जब हम इसके नकल रीजन को, ठीक है, और इसके नेक को फ्लेक्स करते हैं वहां पे नकल रिजिडिटी होती है और पेन होती है नेक की ऑन फ्लेक्शन, दैट इज द ब्रूडजेंस्की साइन। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज द पेन ऑन फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड knees. Then a client with dementia is experiencing confusion late in the afternoon before the bedtime. The nurse is aware that the client is experiencing what is known as, एक इंडिविजुअल जो है इसको डिमेंशिया है। सो ऐसे इंडिविजुअल को कंफ्यूजन हो रहा है कब? लेट इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद होता है बट बिफोर द बेड टाइम। ऐसे फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज द सन डाउनिंग फिनोमिनन। ऐसे फिनोमिनन को हम सन डाउनिंग फिनोमिनन बोलते हैं। ये अल्जाइमर डिमेंशिया और इन अदर काइंड्स ऑफ डिमेंशिया ये प्रेजेंट होता है। देन डिल्यूजन जो है, डिल्यूजन प्रेजेंट नहीं होता है इन केस ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स, डिमेंशिया हो या डिल्यूरियम। देन नॉर्मल एजिंग ये सजेस्ट नहीं करता है और क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम में कंफ्यूजन नहीं होता है। देन client with confusion says to the nurse, I haven't had anything to eat all day long. When they are going to bring breakfast, the nurse saw the client in the day room eating breakfast with other clients 30 minutes before this conversation. Which response would be best for the nurse to make? ठीक है, सो पेशेंट ने सिंपली क्या कहा कि मुझे भूख लगी, आई नीड समथिंग टू ईट, ठीक है, बट जो नर्स वहाँ पे ड्यूटी पे थी उसने देखा कि हाफ एन आवर बिफोर ऐसे पेशेंट ने जो है वो फूड लिया है। नाउ पेशेंट जो है वो कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन स्टेट में है। नाउ हमें ऐसा इंटरवेंशन लेना है कि जो पेशेंट है ना तो उसका कंफ्यूजन बढ़ जाए और जो पेशेंट की नीड अब एग्जिस्ट हुई है
वो वहां पे रिड्यूस हो जाए। ठीक, अब अगर पेशेंट ने ब्रेकफास्ट किया है, अभी एज फॉर इंस्टेंस 10 बज गए हैं, ठीक है, 1 बजे इसको लंच मिलेगा, ठीक है। सो ब्रेकफास्ट से लंच में जो गैप है, इस गैप को हम फिल अप करेंगे, पेशेंट को सम सॉर्ट ऑफ स्नैक्स और जूस प्रोवाइड करेंगे, सो दैट के पेशेंट की जो डिमांड थी वो भी फुलफिल हो जाएगी और जो पेशेंट का कंफ्यूजन है वो बढ़ नहीं जाएगा। ठीक, यू नो यू हैड ब्रेकफास्ट 30 मिनट्स अगो, जब हम इससे क्वेश्चन करेंगे, जब हम इसको बोलेंगे, तो उससे क्या होगा, पेशेंट का कंफ्यूजन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक, देन आई एम सॉरी दैट दे डिडंट गेट यू ब्रेकफास्ट, ठीक है, आई विल रिपोर्ट इट टू द चार्ज। ठीक, सो ये सजेस्ट करेंगे नेग्लिजेंस फ्रॉम द स्टॉप साइड, सो ये भी पेशेंट का जो है कंफ्यूजन वो इंक्रीज करेगा। देन आई विल गेट यू सम जूस एंड टोस्ट, वुड यू लाइक समथिंग एल्स, आई विल गेट यू सम जूस एंड टोस्ट, इससे क्या होगा, पेशेंट की जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाएगी और कंफ्यूजन भी नहीं पड़ेगा ऐसे पेशेंट का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड Exelon, that is the rivastigmine for the client with Alzheimer's disease. Which side effect is most often associated with this drug? Rivastigmine का हमने डिस्कस किया है, that is it is एंटीकोलिनेस्ट्रेस। अब एंटीकोलिनेस्ट्रेस जो है ये कोलिनेस्ट्रेस को इनहिबिट करेगा, जिससे क्या होगा, एक इंडिविजुअल की पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। देन विच साइड इफेक्ट इज मोस्ट often associated with this drug? Most often means commonly associated with this drug. यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है क्योंकि पीएनएस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफन नहीं होती है, ठीक है, टॉक्सिक लेवल्स पे होती है। हेडेक मोस्ट ऑफनली नहीं होता है और कंफ्यूजन में रियर केसेस में होता है। देन लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचता है दैट इज द नॉशिया एंड वोमिटिंग प्लस जीआई डिस्टर्बेंसेस, वो यूजुअली होते हैं बिकॉज ऑफ द रिवर्सटेगमेंट। क्यों होती है, बिकॉज जो पीएनएस है वो पीएनएस स्टिमुलेशन ज्यादा होती है तो जीआई पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज होती है और जीआई डिस्टर्बेंस होती है, नॉशिया वोमिटिंग होती है। देन क्लाइंट इज एडमिटेड टू द लेबर एंड डिलीवरी यूनिट इन एक्टिव लेबर, जो क्लाइंट है उसको एडमिट किया गया इन एलआर, ठीक है, डिलीवरी यूनिट में, और किस स्टेज में है, एक्टिव लेबर में। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन द नर्स नोटिस ए पेप्युलर लीजन ऑन द पेरिनियम, पेरिनियम पे एक नर्स ने ऑब्जर्व किया पेपुलर रीजन, विच इनिशियल एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, जब भी किसी फीमेल क्लाइंट को पेपुलर रीजन प्रेजेंट होता है इन द पेरिनियम, ये मोस्टली सजेस्ट करता है इसको हर्पीस प्रेजेंट है। ठीक है, हर्पीस के केस में जो बच्चा है उसको चांसेस होते हैं ऑफ कंटेमिनेशन विथ हर्पीस वायरस, ठीक है, हाईली कंटेजियस होता है, सो बच्चों को चांसेस है हर्पीस होने की। सो वहां पे हम क्या करते हैं, वी परफॉर्म द सिजेरियन सेक्शन। लेकिन अब ये जो असेसमेंट है ये एक नर्स ने परफॉर्म किया, ठीक है, और नर्स ने ऑब्जर्व किया पेपुलर लीजन। सो ये जो फाइंडिंग है ये फिजिशियन को और सर्जन को कम्युनिकेट करनी है, वो फिर इसको सही से क्रॉस चेक करेगा, और अगर उसे भी सेम फाइंडिंग नजर आई कि पेपुलर लीजन है, हर्पीस का लीजन है, या उसका स्वाब लेंगे, उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, आफ्टर दैट क्या है, ऐसे पेशेंट को हम प्रिपेयर करेंगे फॉर सिजेरियन सेक्शन। डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है, सो एज सच अभी डॉक्यूमेंट करनी है लेटर ऑन, बट प्रायोरिटी पे ये नहीं जाएगा। रिपोर्ट द फाइंडिंग टू द डॉक्टर, ठीक है, फिर डॉक्टर इसको सही से एग्जामिन करेगा, अगर हर्पीस का ही लीजन होगा तो देन सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म कर रहा है। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर सिजेरियन सेक्शन आफ्टर इन्फॉर्मिंग द फिजिशियन, जब ये कंफर्म हो जाएगा उसके बाद पेशेंट को सिजेरियन सेक्शन के लिए हमें प्रिपेयर करना है। कंटिन्यू प्राइमरी केयर एज प्रिस्क्राइब्ड, नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है सो कंटिन्यू नहीं रखनी है। देन क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ एचपीवी, दैट इज द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। कॉमन क्वेश्चन है, इज ए रिस्क फैक्टर फॉर विच टाइप ऑफ कार्सिनोमा। सो एचपीवी से क्या होता है, एचपीवी कॉजेज द सर्वाइकल कार्सिनोमा। देन during the initial interview the client reports that she has a lesion on the perineum, ठीक है, इनिशियल इंटरव्यू में एक फीमेल क्लाइंट है, ठीक है, उसने क्या रिपोर्ट किया, दैट शी इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ लीजन इन द पेरिनियल एरिया, में कुछ लीजन है, ठीक है, बट कंफर्मेशन नहीं है कौन सा टाइप ऑफ लीजन है। देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिवील्स ए स्मॉल ब्लिस्टर ऑन द विल्वा दैट इज पेनफुल टू टच, ठीक है,
सो जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमने परफॉर्म की, सो एक स्मॉल सा ब्लिस्टर दिखा हमें देन ऑन द विल्वा, दैट इज पेनफुल टू टच, ठीक है, दैट इज टेंडर, ठीक, दैट इज टेंडर और पेनफुल टू टच. द नर्स इज अवेयर दैट द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ द लीजन इज, सो मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है और ऐसे टाइप का लीजन किस डिसऑर्डर में, किस जेनिटल डिसऑर्डर में प्रेजेंट होता है. देन ऑप्शन की बात करेंगे, सिफिलिस, हर्पीस, गोनोरिया एंड कॉन्डाइलोमेटा. देखिए एज यू नो कि जो सिफिलिस होता है, सिफिलिस में कैंकर डेवलप होती है. जो कैंकर होता है, कैंकर लीजन होता है बट पेनलेस होता है. सो कैंकर इज पेनलेस रीजन. नाउ यहाँ पे क्या है, लीजन इज पेनफुल, सो सिफिलिस का नहीं होगा. देन हर्पीस, जो हर्पीस के लीजन होते हैं दैट आर पेनफुल, सो ये सजेस्ट करेंगे कि ये जो लीजन है ये हर्पीस का है. देन गोनोरिया और कॉन्डाइलोमेटा, जो कॉन्डाइलोमेटा है वहां पे वाट्स डेवलप होते हैं और ये भी क्या होते हैं, पेनलेस वाट्स होते हैं, ठीक. और गोनोरिया जो होता है, गोनोरिया में लीजन्स जो है वो डेवलप नहीं होते हैं. येलोविश डिस्चार्ज सिक्रीट होता है फ्रॉम द वेजिना, ठीक है, वो सजेस्ट करते हैं एक इंडिविजुअल को गोनोरिया है. सो सिफिलिस में लीजन्स होते हैं पेनलेस, ठीक है, कॉन्डाइलोमेटा में भी पेनलेस लीजन्स होते हैं, गोनोरिया में लीजन्स डेवलप नहीं होते हैं और हर्पीस के जो लीजन्स होते हैं वो पेनफुल होते हैं. देन a client visiting a family planning clinic is suspected of having STI, that is the sexually transmitted infection. The best diagnostic test for ट्रिपोनिमा पैलिडम. ट्रिपोनिमा पैलिडम जो है वो कॉजिटिव एजेंट बनता है किसका, सिफिलिस का, ठीक है. इंडिया में जो मोस्ट कॉमन STD है दैट इज द गोनोरिया, ठीक है, एंड द रीजन इज यूज ऑफ कॉमन टॉयलेट्स. देन सो बेस्ट डायग्नोस्टिक और कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या बनेगा फॉर ट्रिपोनिमा पैलिडम. देखिए फर्स्ट इज विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी दैट इज द VDRL. देन रैपिड प्लाज्मा एंटीजन दैट इज द RPR. थर्ड इज द फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी FTA. फोर्थ इज थायरमॉर्टन कल्चर दैट इज द TMC. जो VDRL और RPR है मोस्ट ऑफ द STDs जो होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वहां पे हम ये परफॉर्म कर देते हैं. लेकिन जो एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर ट्रिपोनिमा पैलिडियम और फॉर सिफिलिस दैट इज द फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी और FTA. और जो ये थायरमॉर्टिन कल्चर है TMC, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट और कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बनता है फॉर गोनोरिया, ठीक. STDs में इतना ही याद रखना है, ठीक है. Then last question is 15-year-old Primi Gavida is admitted with a tentative diagnosis of HELLP syndrome. Which laboratory finding is associated with the HELLP syndrome? HELLP syndrome ये complication होती है प्री इक्लम्सिया की. सीवियर प्री इक्लम्सिया अगर होगा किसी फीमेल को और इक्लम्सिया, ठीक है, इक्लम्सिया दोनों कंडीशन में क्या सीवियर प्री इक्लम्सिया और इक्लम्सिया में डेवलप होता है HELLP syndrome. HELLP syndrome is that is the S stands for hemolysis, then L stands for E stands for elevated, L stands for liver enzymes and LP stands for low platelet. So HELLP syndrome में क्या होता है, hemolysis होती है, elevated liver enzymes होते हैं और low platelet काउंट होता है. एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज नहीं होता है, एलिवेटेड प्लेटलेट काउंट नहीं होता है, लो होती है, एलिवेटेड क्रिएटिनिन क्लियरेंस नहीं होती है, एलिवेटेड हेपेटिक एंजाइम्स और लिवर एंजाइम्स. सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द टुडेज लेक्चर. स्टे कनेक्टेड फॉर मोर.